Then poverty judged on the basis of relative standards of living of the people. Relative poverty. Poverty that can be completely eradicated. एब्सोल्यूट पॉवर्टी को अपन पूरा इरेडिकेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली मुश्किल है बट इरेडिकेट कर सकते हैं. थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीडेड टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल. पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अपने को दिया था, उसके ऊपर बेसिक नीड्स मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज इट. Then identify and explain the concepts from the given illustrations. Baban's daughter has been hospitalized due to weakness caused by undernourishment or lack of minimum calorie requirement in the intake of food. बताइए, मिनिमम कैलोरी इंटेक भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट पोवर्टी, राइट. मिनिमम इनकम इतनी भी इनकम नहीं है कि वो मिनिमम डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर पाए. एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अगेन उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर अपन देखेंगे, इट इज जनरली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. अगेन इसको अपन ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं बाय टेकिंग मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने बोला है. अगेन उसके जो स्टेप्स बोले हैं उसको लेकर के. दूसरा, Dhanaji Rao is a wealthy landlord but his annual income is relatively less to comparison to entrepreneur. Relative poverty, simple. Relative poverty, again it can be judged by comparison of what? Standard of living, income, wealth, right, in the different sections. It is found in all countries. ऐसा आप लिख सकते हो. Urmi's family lives in situation whereby they are not able to fulfill even the basic needs of life such as food, clothing and shelter. Again absolute poverty ही बोल सकते हैं अपन इसको, बेसिक या फिर poverty line भी बोल सकते हैं, below poverty line, दोनों भी सही है कि वो बेसिक नीड्स ही अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. Sanjay's family receives food grains on the basis of yellow ration card and through public distribution system. ये क्या है? Sanjay's family येलो रेशन कार्ड के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अपना ट्राई कलर फैमिली रेशन कार्ड, राइट, कि वो अपने को जो ऊपर दिया था उन्होंने, देयर इज ट्राई कलर क्लासिफिकेशन. जनरली जो येलो कलर का होता है दैट इज जनरली फॉर मतलब बीपीएल फैमिलीज, उनके लिए होता है. अगेन अपने को वो एक्सप्लेनेशन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है कि रेड कौन सा, ये कौन सा, वो कौन सा. तो ट्राई कलर रेशन कार्ड ये वाला अपना कॉन्सेप्ट उस पर लगेगा. In certain parts of the state, starvation related deaths have been observed, whereas in certain areas gross wastage of food has been observed. No, इसको अपन बोल सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या फिर रीजनल इम्बैलेंस. कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर सफिशिएंट रिसोर्सेस है, एक्स्ट्रा है, बट कुछ रीजन्स में बहुत कम है या फिर नहीं है. It is inequality in consumption expenditure, assets, agricultural land, resources, basically all these things. And last wala, state with reasons whether you agree or disagree. First, population control is the only measure to eradicate poverty. इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे मिनिमम वेजेस, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स, ये सब भी मेजर्स हैं. रिलेटिव पॉवर्टी इज यूनिवर्सल बाय नेचर. बिल्कुल, रिलेटिव पॉवर्टी हर जगह मिलेगी अपने को. अगेन इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन, इसके हिसाब से जो अपने डिफरेंसेस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह में, वो सारी कंट्रीज में, डेवलप्ड सब कंट्रीज में मिलती ही है. एंड रीजनल इंबैलेंस इज द ओनली कॉज ऑफ पॉवर्टी. डिसएग्री. और भी बहुत सारे रीजंस है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब भी अपन ने पढ़ा था.
ठीक है, आर वी गुड टिल हियर? एक 2-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बस, फिर अपन 10th वाला चैप्टर शुरू करते हैं, इसका भी जितना हो सके कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। 9th की एक्सरसाइज सब लोग करके आएंगे, कर ली है तो बहुत अच्छी बात, देखते हैं फिर उसको। चैप्टर नंबर 10, द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। बेसिकली देखो, कोई भी इकोनॉमी में, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी ऐसे ही नहीं चल सकती। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर उसका एनालिसिस, प्रॉपर अप्रेजल टाइम टू टाइम, ये सब जरूरी है फॉर द कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, अब इसी से रिलेवेंट इंडिया में अगर अपन बात करें तो देयर वाज अ बॉडी कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, जो कि पहले थी। अब देयर इज, उसको रिप्लेस करके एक नई इंस्टीट्यूट या बॉडी अपन बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड नीति आयोग। तो प्लानिंग कैसे क्या होती है, क्या ये बॉडीज का काम है, बेसिकली ये सब अपने को ये चैप्टर में कवर्ड है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इन द ईयर 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले 1950 में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया था? प्लानिंग कमीशन। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो मतलब बेसिकली कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो भी बंदा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जो भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जो वो बेसिकली चेयरमैन बन जाएगा प्लानिंग कमीशन का। कंसिस्टेड ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्री, सब फील्ड्स में से। एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द व्हाट? इकोनॉमिक प्लान्स। पूरे इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक प्लान्स बनाने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इकोनॉमिक प्लानिंग अपन ने जो बोला, उसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज व्हाट? टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। एक टाइम बाउंड मैनर में बेसिकली प्रोग्राम्स या फिर प्लानिंग्स कि अपने को ये चीज अचीव करनी है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऐसे सेट करके विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। अपने पास में ये रिसोर्सेस है, इसको यूज करके अपने को वो अचीव करना है, इतने टाइम में अचीव करना है, ऐसा जो पूरा प्रोग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर H.D. डिकिंसन, क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, लाइक व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ, व्हेन, वेयर टू बी प्रोड्यूस्ड, फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसा बनाना है, किसके लिए बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एक इकोनॉमी में अपना, ये सब चीजें बेसिकली कवर्ड है काय में? इकोनॉमिक प्लानिंग में। To be allocated by the conscious decisions of the determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole. According to Mrs. Barbara Wooten, वो क्या बोलते हैं? Planning is conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authority. हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, हमें काय पे फोकस करना है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज द व्हाट वी कैन से चॉइस which is very much important in economics. कौन बोलती है? मिसेस बारबरा वोटन। और यही कौन करता है? एक प्लानिंग अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, विच इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, विच वॉज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सर्वे, ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज, टारगेट्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लान पीरियड, इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। देखते हैं कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन अ कंट्री, बेसिकली कोई भी अथॉरिटी एक कंट्री में एक सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है विच अंडरटेक्स इकोनॉमिक प्लानिंग। इन इंडिया वो क्या थी? प्लानिंग कमीशन। नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग। दूसरा, सर्वे। देखो इकोनॉमी में अपने को क्या करना है, कैसे करना है,
उसके लिए पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि अपने इकोनॉमी में कितने लोग हैं, कैसे क्या है, कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये सब कैसे समझेगा? बाय अ सर्वे। एक इकोनॉमी का प्रॉपर पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है of economy is undertaken regarding the availability and utilization of human and natural resources. तीसरा, objectives. Economic planning is based on certain predetermined objectives which are realistic and flexible. हमको एक्चुअली क्या अचीव करना है, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्लानिंग का। ये अचीव करना है, इसके लिए प्लान करना है। एंड प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स, हमारी प्रायोरिटी कौन सा सेक्टर है, पॉवर्टी हमारी ये मेन प्रॉब्लम है, वो प्रायोरिटी है, उसको एलिवेट करना, क्या करना है, ये ऐसी प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, कौन सा है, क्या है, उसके हिसाब से टारगेट सेट किए जाते हैं कि यहां पर अपने को क्या अचीव करना है। इट इज द कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स। देन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. Resources are needed for planning are mobilized through various sources like taxation, domestic saving, deficit financing, public debt, external assistance. अब प्लानिंग कर ली, बट प्लानिंग करने के बाद में अपने को कोई चीज अचीव करना है तो उसको रिलेवेंट रिसोर्सेस भी तो देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री अपने को डालना है, बट उसके लिए पैसा भी तो लाना पड़ेगा, राइट? इकोनॉमी में भी वैसे ही होगा। इकोनॉमी में अपने को रिसोर्सेस मोबिलाइज या फिर लाने पड़ेंगे। अब वो कहां से आएंगे? हो सकता है टैक्सेस के थ्रू आए, डोमेस्टिक सेविंग्स अपने को हो सकता है इंप्रूव करनी पड़े सो दैट बैंक के पास में ज्यादा पैसा हो, गवर्नमेंट के पास में पैसा है रिसोर्सेज पर स्पेंड करने के लिए। पब्लिक डेट, एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर से पैसा लिया जा सकता है, रिसोर्सेस लिए जा सकते हैं, ऐसा सब किया जा सकता है। प्लान पीरियड, ऑब्वियसली प्लानिंग जो होती है वो पीरियड वाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है जनरली 5 ईयर्स का प्लान बनता था। 5 ईयर प्लान में भी आपने बचपन में सुना होगा। Plan period varies as per period needs. In countries like India, planning is generally for 5 years. Evaluation, obviously एक बार प्लान वगैरह होने के बाद में it is necessary to have periodic assessment such as mid term appraisal. बीच में प्लान कैसे क्या चल रहा है, कुछ चेंजेस की जरूरत है क्या, वहां पर कुछ प्रायोरिटीज टारगेट्स अपने ऑन ट्रैक है कि नहीं, ये सब देखना जरूरी है। इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस एक्सेट्रा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, अगेन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री पे वो मेन एम करती है। कोऑर्डिनेशन, स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलॉन्ग विद द सेंटर। देखो सेंटर तो एक है इंडिया में, बीच में एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, बट स्टेट्स ऑल्सो हैव टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक प्लानिंग, और उसके बाद में दोनों का कोऑर्डिनेशन वहां पर जरूरी है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज इंश्योर्ड। एंड लास्टली फ्लेक्सिबिलिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कुछ चेंजेस जरूरी है, अपन ने प्लान कर लिया, उसके बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है कि चेंजेस करना जरूरी है, कुछ नेसेसरी वहां पर और कुछ चीजें करना है, तो वो भी possible to incorporate necessary changes in the plan as per the requirement during its implementation. अभी अपने को जस्ट एक समरी दी है 5 ईयर प्लान्स, कब से 1951 से 56 बना था। उसका मेन टारगेट क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। टारगेट क्या था परसेंटेज अचीव करने का? 2.1। एक्चुअली अचीव कितना हुआ था? 3.6। अब ये जो टारगेट्स दिए हैं ना, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि मतलब डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, तो उन्होंने एक्चुअल आप प्लान के अंदर जाके देखोगे ना तो वहां पर वेरियस ये रहेंगे कि फॉर एग्जांपल अपने को क्रॉप्स का ग्रोथ इतना बढ़ाना है, ये चीज का ग्रोथ इतना बढ़ाना है। उस बेसिस पर उन्होंने ओवरऑल अपने को एक टारगेट दिए हैं कि ये टारगेट था और अचीवमेंट उसका इतना हुआ है। दूसरे वाले इसमें हेवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, तीसरे इसमें एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। 66 से 69 5 ईयर प्लान नहीं था, वहां पर एनुअल प्लान थे हर एक ईयर के। उसके बाद में 69 से 74 स्टेबिलिटी, फिर पोवर्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद में वेलफेयर एंड पोवर्टी। उसके बाद में 1990 से 92 प्लान हॉलीडे था, और यही टाइम पे आपको ध्यान में होगा तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी भी लाई थी, लास्ट चैप्टर में पढ़ा अपन ने। उसके बाद में 92 से 97 डायनामिज्म टू इकोनॉमी, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, पोवर्टी, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड लास्ट जो अभी रिसेंट जो हुआ था 2012 से 17, रिसेंट तो नहीं बोल सकते अपन उसको, बट अपने इसमें जो लास्ट दिया है दैट इज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या होता है एक्चुअल?
देखो कंटिन्यूअस एंड मेंटेनेबल ग्रोथ, बेसिकली अपन ग्रोथ करेंगे तो अपने को रिसोर्सेस यूज करना पड़ेगा, बट अपन बहुत ज्यादा रिसोर्सेस अभी ही यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सकता है बचे ही ना। तो रिसोर्सेस को ज्यादा डिप्लीट ना करते हुए अपनी ग्रोथ कैसे हो सकती है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ, सो दैट वो ग्रोथ कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे। क्योंकि अभी पूरे रिसोर्सेस यूज कर लेंगे तो अभी ग्रोथ हो जाएगी, बट वो आगे चल के और वैसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रह पाएगी क्या? नहीं। सस्टेन हो पाएगी क्या? नहीं। 12th 5-year प्लान 2012 to 17, इसके बारे में थोड़े बहुत अपने को डिटेल्स दिए हैं। इट फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? सस्टेनेबल ग्रोथ। ये प्लान का एम क्या था? एम्ड एट एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट इन चीजों पर, इंडिया के एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर जो है उनका मेन फोकस था। इट ऑल्सो एम्ड एट एम्प्लॉयमेंट थ्रू डेवलपिंग इंडियाज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नाउ ये अपने को कुछ टारगेट्स दिए हैं इन्होंने कि 12th 5-year प्लान में क्या क्या टारगेट्स थे। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अपना रियल जीडीपी जो है वो 8% की ग्रोथ अचीव करे। दूसरा, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 4% टू बी गेन। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ 10%, और एवरी स्टेट मस्ट हैव अ हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th प्लान दैट वाज इन द 11th प्लान। यहां पर अगेन कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था, बट हर स्टेट के लिए क्या था कि 11th में जो आपने अचीव किया था उससे ज्यादा ग्रोथ रेट आप अचीव करो फॉर एवरी स्टेट। सेकेंड एरिया वॉज पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या था? रिड्यूस हेड काउंट रेशियो ऑफ पोवर्टी बाय 10%। जो पोवर्टी रेशियो था उसको 10% से, हेड काउंट उसका मतलब कितने लोग पोवर्टी, वो बेसिकली 10% से रिड्यूस करने का टारगेट था। टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन नॉन फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर के अलावा 50 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का प्लान। देन एजुकेशन से रिलेटेड क्या था? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू इंक्रीज टू 7 ईयर्स। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एवरेज नंबर ऑफ एजुकेशन ईयर्स, इतने साल हर पर्सन का एजुकेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड मीन स्कूलिंग, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। वो 7 साल तक बढ़ाने का प्लान था। क्योंकि बहुत सारे लोग, अपना तो ठीक है, बट बहुत सारे लोग अगर अपन एवरेज इंडिया का देखें तो पहले के टाइम में इतना एजुकेशन था ही नहीं, बहुत सारे लोग तो एजुकेशन लेते ही नहीं थे, राइट। उसके बाद में एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए भी वहां पर प्लान था। एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप इन द स्कूल एनरोलमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्लान। पहले जो है गर्ल्स को ज्यादा एजुकेशन की तरफ नहीं था, बट उनका भी वहां पर वो एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप वो निकाल करके सभी के लिए शिक्षा जरूरी की गई। देन हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड क्या था? रेड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट बाय 2.1%। एक्चुअली वहां पर परसेंट नहीं चाहिए, परसेंट उन्होंने दे दिया है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बेसिकली चाइल्ड पर वुमेन, मतलब एक वुमेन के कितने बच्चे, कितने चाइल्ड, राइट। वो 2.1 तक वहां पर रिड्यूस करने का प्लान था। reduce undernutrition among children in the age group of 0 to 3 to half of NFHS 3 level। NFHS 3 क्या है? बेसिकली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एक सर्वे था जो थर्ड सर्वे था 3 लेवल, उसमें बेसिकली एक सर्वे में उन्होंने एक लेवल निकाली थी कि 0 to 3 में, 0 to 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें अंडर न्यूट्रिशन कितना है। तो वो जो लेवल्स थी ना उसको आधी करने की, मतलब माल न्यूट्रिशन को कम करने का प्लान था। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है 9% ऑफ द जीडीपी तक, राइट। जीडीपी का 9% इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन कनेक्टिंग ऑल विलेजेस विद ऑल वेदर रोड्स, जो मेन रोड्स है उनसे कनेक्ट करने का। इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 70%, मतलब रूरल एरियाज में भी टेलीविजन, टेलीफोन सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद में एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टर। 1 मिलियन हेक्टर में ग्रीन कवर मतलब बेसिकली ट्रीज एंड वेजिटेशन, राइट, सो दैट 1 मिलियन हेक्टर एरिया ट्री वगैरह से कवर हो जाए। बेसिकली पेड़ पौधे लगाने का उनका ज्यादा प्लान था। उसके बाद में सर्विस डिलीवरी,
प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज टू 90% इंडियन हाउस होल्ड, एटलीस्ट 90% इंडियन हाउस होल्ड को बैंकिंग सर्विसेज मिल पाए. Then major subsidies and welfare related beneficiaries to be shifted to a direct cash transfer using Aadhaar platform with bank accounts. Aadhaar link platforms. मतलब पहले क्या होता था कि आपको जो है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट से आपको आता था फॉर एग्जांपल एक डीलर को, और डीलर जो है वहां से पास ऑन करता था वो सब्सिडी वगैरह को टू द कंज्यूमर. इसमें क्या होता था, ये डीलर वगैरह बीच में बहुत बार बदमाशी करते थे. गवर्नमेंट जो छूट दे रही है वो कंज्यूमर तक पहुंचती ही नहीं थी. तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप पूरा पे कर दो, उसके बाद में हम आपको जो बेनिफिट है ना, जो भी कैशबैक के रूप में आपके अकाउंट में डायरेक्टली भेज देंगे. देन नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये जो है एक प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक आयोग या फिर एक बॉडी बनाई गई. 12th 5-year प्लान एंडेड ऑन 31st March 2017. अब देखो 12th 5-year प्लान खत्म होने के बाद में 2017 में इट वाज एक्सटेंडेड बाय 6 months फॉर 4th October 2017. काय के लिए, क्योंकि प्लान खत्म होने के बाद में क्या होता है, अप्रेजल वगैरह भी होते हैं कि किसने कितना काम किया, वो प्लान अचीव हुआ या नहीं, इसलिए उसको फॉर एनेबलिंग मिनिस्ट्रीज टू कंप्लीट देयर अप्रेजल. नीति आयोग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 टू एक्सपांड द रोल्स ऑफ स्टेट. नीति आयोग का मेन मोटिव या मेन एम क्या है कि स्टेट्स का रोल बढ़ाया जाए. पहले एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, वो ही पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग करती थी. अब नीति आयोग है तो सही सेंटर में, बट साथ ही में स्टेट्स का भी रोल वहां पर बढ़ाया जाए, ये उसका मोटिव है. स्टेट्स रोल मोर पॉजिटिव इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर. सेंटर के साथ में मिलकर अब स्टेट्स भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो भी अपने ग्रोथ के लिए काम करें. फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज एन इनोवेटिव एंड रिमार्केबल स्टेप टू रीइंफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. फेडरलिज्म मतलब फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सेटअप है जहां पर एक सेंटर में एक अथॉरिटी होती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर एक स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट्स होती है, जैसे अपने यहां पर है, दैट इज फेडरल सिस्टम. डिसेंट्रलाइज की शुरुआत सेंटर में तो एक है डिसीजन अथॉरिटी, उसके बाद में हर एक स्टेट को अपनी अपनी अथॉरिटी दी गई है. इट एम्स टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ना ये नीति आयोग जैसा अपन ने देखा वो बन तो गया था कब, 1 जनवरी 2015, बट इट्स एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th 5-year प्लान. 2017 के बाद से एक्चुअल उसका जो है काम चालू हुआ. एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और ये वाला फिर रुकते हैं आज के लिए. थिंक टैंक फंक्शंस एज अ प्रीमियर पॉलिसी. थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. थिंक टैंक मतलब क्या, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स who are gathered together by an organization, especially by government, to consider various problems, try work out ways to solve them. अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट्स ला करके इंडिपेंडेंटली सोच करके प्लानिंग करके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है विच इज कॉल्ड अ थिंक टैंक. तो नीति आयोग क्या है, बेसिकली एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का. नीति आयोग एम्स टू इवॉल्व शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स. अगेन स्टेट्स को इन्वॉल्व करने का वहां पर मोटिव है. इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फेडरलिज्म जैसा अपन ने देखा थ्रू स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड पॉलिसी गाइडेंस टू द स्टेट्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. आप स्टेट्स को बोला गया आप अपना अच्छे से काम करो, क्या दिक्कतें हैं हमको बताओ, हम ट्राई करेंगे उसको कम से कम करने की. नीति आयोग जो है वो फॉलोइंग पिलर्स या फिर ये मेन जो जब बना था, जब उसके मेन जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स या डिस्टिंक्टिव पिलर्स थे कि ये चीजें उसने करनी है, वो अपने को शॉर्ट में दिया है. सबसे पहले तो एक विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया की, इंडिया को अपना कैसा बनाना है, क्या विजन है, वो एक बनाया गया. अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th 5-year प्लान. 12th 5-year प्लान जो था उसका अप्रेजल किया गया. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये एक सीरीज निकाली गई नीति आयोग द्वारा, एक लेक्चर की पूरी सीरीज की अपने को क्या क्या करना है, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है.
उसके बाद में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, फार्मर की इनकम को डबल करने का उनका मोटिव है। आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, आउटकम बजट मतलब सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, बट एक्चुअली अपने गवर्नमेंट का एक्शंस क्या क्या थे, गवर्नमेंट के एक्शंस इज कंसिडर्ड आउटपुट, और उस आउटपुट का एक्चुअल आउटकम क्या था, मतलब जो अपन ने रिजल्ट्स एंड इंपैक्ट जो चाह रहे थे वो हो पाया है या नहीं, ये अपने को आउटकम बजट में एनालाइज किया जाता है। वो एनालाइज करने का उनका प्लान के थ्रू ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 ये भी ऑर्गेनाइज की उन्होंने। एंड लास्टली लॉन्चिंग ऑफ प्रोग्राम्स टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स जो इसको पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स लगे उनमें जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, उनके ज्यादा बेटर क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ के लिए। लास्ट वाला कुछ पार्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग एंड एक्सरसाइज अपन करेंगे इन अवर नेक्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।